बच्चों आज हमने टॉपिक पढ़ना है 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 का रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा, असल में ये जो एटम के बारे में जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर और मुख्तलिफ थ्योरीज वगैरह पेश किए गए उन्हीं को ये आगे बढ़ा रहे हैं। उसका एक्सपेरिमेंट था, ही यूज्ड गोल्ड फॉयल टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। और जो ये गोल्ड फॉयल है मतलब है कि सोने का वर्क था, ठीक है, और इसकी जो मोटाई थी वो तकरीबन 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस थी, ठीक है। यानी कि इतना बारीक एक गोल्ड का कागज़ लिया और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की और उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम द रेडियम एंड पोलोनियम, ठीक है। रेडियम और पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स को उनके ऊपर जब बम्बार्डमेंट की गई, दीज अल्फा पार्टिकल आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। ये जो अल्फा पार्टिकल है ये हीलियम न्यूक्लियाई असल में कहलाते थे। एंड कैन पेनिट्रेट फॉर सम एक्सटेंट, और ये कुछ हद तक मादे में से गुजर सकते थे। जिस तरह ये हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये गोल्ड फॉयल है, तकरीबन ये 2 यानी कि एटम्स की थिकनेस हमने यहाँ पर शो की गई है सिर्फ जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। ये इसके सेंटर में इसका पॉजिटिव चार्ज है और ये जो ब्लैक इसमें शो किए गए हैं ये इनके नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इसके ऊपर डबल चार्ज है यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इस हीलियम पार्टिकल की निशानदेही करता है कि हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा गुजरेगा इसके न्यूक्लियस से दूर होगा वो तो सीधा गुजर जाएगा। इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। ही ऑब्जर्व द रिजल्ट्स ऑन फोटोग्राफिक प्लेट कोटेड बाय जिंक सल्फाइड, ठीक है। अब इन रिजल्ट को इसने यहाँ पर देखा, यहाँ पर इसने जिस तरह एक एक्सरे मशीन के जरिए एक्सरे करते हैं और रिजल्ट लेते हैं, इस तरह जिंक सल्फाइड की एक फोटोग्राफिक फिल्म ली गई और जो ये डाट यहाँ पर मिलते थे उसी से उसने इन ऑब्जर्वेशंस को स्टडी किया। एंड रिजेक्टेड द प्लम पुडिंग थ्योरी, और ये जो प्लम पुडिंग थ्योरी हमारे पास है इससे पहले का मॉडल था। और पहले वाला मॉडल क्या था कि एक एटम है उसके सेंटर में एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन है या वो नेगेटिव चार्ज है। ये वाली जो थ्योरी है वो इसने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द फॉयल। अभी जो ज़्यादातर पार्टिकल थे, क्योंकि अब प्लम पुडिंग थ्योरी क्या था कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो छोटे छोटे हैं। और इसके मुताबिक ये है कि जो रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक ये है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है या वो एक न्यूक्लियस के अंदर समाया हुआ और वो बहुत छोटे एरिया में है। वो कैसे पता चलेगा कि इसमें से इसने ये कहा है कि जो ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द फॉयल, ज़्यादा जो पार्टिकल हैं वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए। तो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम है तो गुजरे हैं, क्योंकि इसके न्यूक्लियाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल पर और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव के सामने आएगा तो वो डिफ्लेक्शन हो जाएगी। इसका मतलब है ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम है, पेनिट्रेशन ज़्यादा है, डिफ्लेक्शन कम से कम है। जो ज़्यादातर हैं वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए। जो चंद एक हैं, जिस तरह ये वाला तीसरे नंबर वाला है, ये देखें ये गुजर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज के पास आया इसके न्यूक्लियस के पास तो हल्का से डिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चला गया, ठीक है। इसी तरह ये चौथे नंबर वाले जो है पार्टिकल, ये देखें ये इसके हल्का सा निचली तरफ आया तो वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होकर चला गया। और कुछ चंद के पार्टिकल वो ऐसे थे जो कि बाउंस बैक हो गए। अब ये इसके सेंटर में जाके टकराया तो वो फौरन बाउंस बैक हो गया। ये जो 5वां है हमारे पास, ठीक है। यही बात की गई है, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स। अब ये जिस तरह ये है एक लार्ज एंगल पर है, ठीक है, जो चंद एक हैं वो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं। एंड वेरी फ्यू वर बाउंस्ड बैक, और इससे भी मज़ीद कम यानी कि उससे भी और कम जो है चंद एक हैं जो कि बाउंस बैक हुए, जिस तरह ये हमारे पास 5वें नंबर की पोजीशन बताई गई है। ये इसके रिज़ल्ट्स हैं जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो रिज़ल्ट डिड्यूस किए वो दर्ज झैल हैं। उसने पहली बात ये की, ही प्रपोज्ड प्लेनेटरी मॉडल। प्लेनेटरी मॉडल जो है वो यूँ कह लो कि ये इसी तरह है जिस तरह निज़ाम शमसी है,
निज़ाम शमसी क्या है कि सूरज के गिर्द जितने भी इस कायनात में वो सियारे हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं, जिस तरह हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब इसका ये जो निज़ाम शमसी से मॉडल किस तरह मैच करता है कि इसके सेंटर में जो ग्रीन कलर का शो किया गया है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक इसी तरह जिस तरह हमारा जो निज़ाम शमसी उसमें सूरज है, ठीक है, और उसके गिर्द ये जो ब्लैक कलर के ये शो किए गए हैं डॉट से, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सियारों की मानद है और वो इन मदारों के अंदर घूम रहे होते हैं। ये तो थी उसकी एक जर्नल ऑब्जर्वेशन। मोस्ट अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स शोज दैट मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज एम्प्टी। अब ये देखें कि हमारे पास ये जिस तरह दोबारा ये शो करवाया गया है, तकरीबन 6 पार्टिकल्स को मैंने शो किया है, इसमें से 4 जो पार्टिकल हैं वो सीधे गुजर गए, वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए। तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और वो जो ज़्यादा अनडिफ्लेक्टेड हैं वो ये चीज़ जाहिर करते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है ज़्यादातर वो एम्प्टी है, वो खाली है, ठीक है। द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल, अब तो ये तो होगी ना जो सबसे ज़्यादा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड हुए। अब जो डिफ्लेक्टेड हुए हैं, जिस तरह चंद एक, जिस तरह ये 2 नंबर वाला है, ये हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ है। फ्यू पार्टिकल शोज दैट सेंटर इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ये चीज़ जाहिर करती है कि इसके सेंटर में कोई पॉजिटिव चीज़ मौजूद है और इस पॉजिटिव चीज़ का नाम रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस रखा, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा पॉइंट है द कंप्लीट रीबाउंस शोज दैट न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड एंड डेंस। अब ये जो छठा पार्टिकल है ये मुकम्मल तौर पर बाउंस बैक हो गया। अब इसके मुकम्मल तौर पर बाउंस बैक होने की वजह से ये जाहिर कर सकते हैं या इसको डिड्यूस कर सकते हैं। एक तो ये बात है कि इसके ऊपर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज एक, ठीक है। जो हीलियम के पार्टिकल हैं उनको हमने ये शो करवाया था कि इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है। अब ये पॉजिटिव 2 चार्ज है और इस न्यूक्लियस के साथ जब टकराता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉजिटिव 2 से ज़्यादा वो कंडेंस है, वो ज़्यादा डेंस है और वो ज़्यादा हार्ड है, जो जिसने इसको बाउंस बैक कर दिया, यानी कि उसकी जो बाउंसिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो द कंप्लीट रीबाउंस शोज दैट न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड एंड डेंस और वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्शन शोज दैट द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। और जो डिफ्लेक्शन है वो चंद एक की है, जिस तरह हमारे पास ये 6 पार्टिकल्स हैं, इनमें से 2 डिफ्लेक्ट हुए हैं, एक हल्का और एक बहुत ज़्यादा या मुकम्मल, ठीक है। वो ये जाहिर करता है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, यहाँ पर भी ये जाहिर हो रहा है। इस तरह जो प्लेनेटरी मॉडल है उसके एतबार से भी ये ऐसे लगता है कि ये बहुत छोटा है, वो जगह बड़ी कम घेरता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जिस तरह यहाँ पर ये एक मॉडल में शो किया गया है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं अपने अपने मदारों में, अपने अपने ऑर्बिटल्स में। एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। अब इसमें जो एटम है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सेंटर में जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद है। प्रोटॉन की तादाद अगर 13 है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज 13 है, तो इसके अंदर जो इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी तादाद भी 13 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 होगी। ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स लाई विद इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। और जितने भी, अब एक तो इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके गिर्द हैं, न्यूक्लियस के गिर्द हैं। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे उनको न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। न्यूक्लियॉन्स इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो न्यूक्लियस से मुतल्लक हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो तमाम पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद बच्चों डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल, यानी कि इसने अपना मॉडल पेश किया जिसमें इसने प्लम पुडिंग थ्योरी को तो रिजेक्ट कर दिया। जो इसने ऑब्जर्वेशन दी वो उस दौर के मुताबिक बड़ी अच्छी थी, मगर वक़्त के साथ साथ वो भी यानी कि रिजेक्ट होगी। वो रिजेक्ट क्यों हुई, उसके 2 डिफेक्ट सामने आते हैं। एक बात तो यह है कि यही रदरफोर्ड ही कहता है, या जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ द रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल
should emit energy continuously and ultimately fall into the nucleus। मतलब ये हुआ कि अगर इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन को ऐसा होना चाहिए कि अगर ये इसका न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं और एनर्जी वो खारिज किए जा रहे हैं। जब वो एनर्जी खारिज करेंगे तो वो जैसे जैसे एनर्जी कम होगी वो करीब आते जाएंगे, जैसे जैसे वो करीब आते जाएंगे तो वो एक टाइम आएगा कि जब वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे और इसका जो कॉन्सेप्ट है, एटम का जो कॉन्सेप्ट है, वो स्ट्रक्चर है, वो कोलैप्स हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ न्यूक्लियस बच जाए और इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाए। हम पहले ये बात भी उसने की है कि जो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद कांस्टेंट है, और जबकि क्लासिकल थ्योरी ये बात करती है कि जो जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी डेसिपेट कर रहे हैं या उसको खारिज कर रहे हैं तो वो मूव करते हुए इस तरह आएंगे कि वो सारे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। तो इसका जो नज़रिया है वो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाता है। दूसरी बात ये की है, दे शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। अब रदरफोर्ड ये कहता है कि जो एटम है उनका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। देखिए यहाँ पर कोई भी डॉट नहीं है, ठीक है। और जबकि जो ऑब्जर्वेशन है वो इस तरह है, जिस तरह मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसके ऊपर बार कोड की लाइनें लगी होती हैं, तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरह से होता है। यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन आई वो है लाइन स्पेक्ट्रम की, जबकि जो क्लेम किया गया वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। यानी कि जो वो क्लेम कर रहा है वो गलत क्लेम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी जो ये दो डिफेक्ट्स हैं इसकी वजह से इसका जो मॉडल ऑफ एटम है वो रिजेक्ट हो गया। इसके बाद जो अगले साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आज तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल।